एसिड्स, बेसेस एंड salts. Originally, the substances were classified on the basis of test, and they were categorized into three categories, that is acids, bases and salts. ठीक है, शुरुआत में जबकि बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नॉलेज नहीं थी, तब क्या किया गया कि सबस्टेंस को टेस्ट के बेसिस पर तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया। एसिड्स ऐसे सबस्टेंस थे जिनका स्वाद खट्टा होता था, सावर टेस्ट वाले। बेसेस उनको कहा गया जिनका स्वाद कड़वा होता था, यानी बीटर टेस्ट वाले। और सॉल्ट्स ऐसे सबस्टेंस थे जिनके टेस्ट को न्यूट्रल टेस्ट डिफाइन किया गया। ठीक है, तो ये शुरुआत की क्लासिफिकेशन है। हालांकि ऐसा संभव नहीं है कि हर चीज़ को हम लोग टेस्ट करके पता करें कि वो एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो सबस्टेंस हम लोग टेस्ट करने जा रहे हो वो पॉइजनस हो। ठीक है, तो इसलिए ये सेफ मेथड नहीं है सबस्टेंस को क्लासिफाई करने का कि हम उसका टेस्ट जान करके उसको एसिड, बेस या सॉल्ट की कैटेगरी में क्लासिफाई करें। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कोई सबस्टेंस एक जैसा देखने में हो लेकिन उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो। ठीक है, जैसे कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो नॉन पॉइजनस है, हम लोग अपने रेगुलर डाइट में उसका यूज करते हैं। लेकिन यूरिया जो है वो भी सफ़ेद होता है। ठीक है, और वो हमारे बॉडी के लिए एक पॉइजनस सबस्टेंस है। तो ये सेफ मेथड नहीं होता है कि किसी भी सबस्टेंस को हम लोग डायरेक्ट टेस्ट करके पता करें कि वो एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है, वो कोरोसिव भी होते हैं। कोरोसिव कहने का मतलब है जैसे ही वो हमारे स्किन के सरफेस पर पड़ते हैं वहाँ वो जलाने का काम करते हैं, मतलब वहाँ वो डैमेज कर देते हैं स्किन को। ठीक है, तो जो वीक एसिड है, जैसे टोमेटो में भी एसिड पाया जाता है, लेमन में भी एसिड पाया जाता है, उसको हम लोग आसानी से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज़ हाईली कोरोसिव एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड तो अगर हमारे स्किन पर अगर एक ड्रॉप भी गिर जाए तो स्किन डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यह जरूरी था कि केवल टेस्ट के बेसिस पर ही नहीं, उनके और भी प्रॉपर्टीज को समझा जाए, जिससे कि हम उनको उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आसानी से एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स में उनको क्लासिफाई कर सकें। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग एसिड, बेस और सॉल्ट्स के डिफिनीशंस के साथ साथ उनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे, जिससे कि हम लोग आसानी से सबस्टेंस को तीन अलग अलग कैटेगरीज में सेग्रीगेट कर सकें। ठीक है ना, सो लेट अस बिगिन विद द एसिड। नाउ द वर्ड एसिड is derived from Latin word which means sour, खट्टा। ठीक है ना, तो एक डिफिनीशन एसिड का जो सबसे पुराना डिफिनीशन है वो ये है, एसिड्स आर those substances which are sour in taste। ठीक है, जैसे लेमन में जो लेमन जूस है वो खट्टा होता है, सावर टेस्ट का होता है। ठीक है, उसमें साइट्रिक एसिड पाई जाती है, इसीलिए वो खट्टा होता है। ठीक है ना, एक एग्जांपल और मैं दे दूं, टोमेटो। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, इसीलिए ये भी क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है ना, एक एग्जांपल एनिमल से, एंट बाइट। जब चींटी हम लोग को काट देती है तो स्वेलिंग हो जाता है, आपने ये चीज़ केयर किया होगा। इसलिए स्वेलिंग हो जाती है क्योंकि एंट बाइट में फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, या इसी को हम लोग कहते हैं मेथेनोइक एसिड। तो ये एसिड हमारे स्किन में चला जाता है
और जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारे स्किन में आएगा तो हमारा बॉडी उसको पैथोजेंस के फॉर्म में आइडेंटिफाई करता है, इसीलिए वहां पर स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये जो डिफिनीशन है केवल टेस्ट के बेसिस पर बता रहा है कि एसिड क्या होते हैं। ठीक है, बाद में चल करके आगे एसिड्स के प्रॉपर्टीज का स्टडी किया गया तो ये पता चला कि एसिड जो होते हैं कभी भी एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में अगर एसिड का सॉल्यूशन बनाया जाए तो उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। जो भी एसिड होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में जाने पर H+ आयन या फिर हम कहें हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पर एसिड का एक सुइटेबल डिफिनीशन दिया गया। ठीक है, क्या डिफिनीशन दिया गया? एसिड्स आर दोज सब्सटेंस which when dissolved in water मतलब एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन H3O+ इसको लिखते हैं। ठीक है, और H+ आयंस, अभी मैं क्लियर करूंगा क्यों मैं H+ आयंस भी लिख रहा हूं। ठीक है, एज द ओनली पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये सुइटेबल डिफिनीशन हुआ एसिड का। एसिड्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयंस और H+ आयंस एज द ओनली पॉजिटिव आयंस। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहली बात तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस होता है, HCl जो है वो एक गैस है। ठीक है, जब उसको वाटर में डिजोल्व कर दिया जाता है, हाईली सॉल्युबल भी होता है, वो पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जब वाटर में डिजोल्व कर दिया जाता है तो जो सॉल्यूशन आपको मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसीलिए अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसके फॉर्मूला फॉर्म में तो ऐसे लिखते हैं HCl ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्वस, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस वाटर में डिजोल्व है, इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब देखिए एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है वो जैसे ही वाटर में डिजोल्व होगा H+ आयन और जो नॉन मेटल कंपोनेंट है उसके साथ उसका नेगेटिव आयन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ऐसे H+ + Cl-, और ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी वाटर में फॉर्म हुए इसलिए इसको भी हम लोग एक्वस लिखेंगे। अब यहां मैंने हाइड्रोनियम आयन क्यों लिखा? क्योंकि H+ आयन स्टेबल आयन नहीं होता है। स्टेबल इन द सेंस, देखिए हाइड्रोजन जो है इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो सिर्फ इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो जाए तो क्या बचेगा? सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी एक है और न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, 0 है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा बचेगा क्या? सिर्फ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये स्टेबल नहीं होता है। H+ आयन हैज ओनली 1 प्रोटॉन, इसीलिए इसको प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, एसिड्स आर दोज सब्सटेंस विच लिबरेट प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मतलब ये मत समझिएगा कि न्यूक्लियस टूट करके प्रोटॉन बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन आयन को ही हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ये H+ आयन स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इसके साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और फॉर्मेशन करते हैं H3O+ आयन का। इसी आयन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये स्टेबल होता है सॉल्यूशन में, जबकि H+ स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो पुरानी डिफिनीशंस में ये बताया जाता था कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H+ आयन, हाइड्रोजन आयन। लेकिन अभी क्या है, जब
पता चला कि H प्लस आयन स्टेबल नहीं होता है, वो तुरंत रिएक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल से और चेंज हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन में। तो इस डिफिनीशन को थोड़ा सा बदल दिया गया। एसिड्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिव आयन। अब इस दो इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करें तो HCl है, HCl लिख देंगे प्लस वाटर हो जाएगा और यहाँ साइन हो जाएगा इक्विलिब्रियम का। H प्लस लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में है, तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या H3O प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आयोनाइजेशन को हम लोग फाइनली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ध्यान ये देना है कि देखिए HCl ये जो मॉलिक्यूल है इसमें एक हाइड्रोजन है, तो सिर्फ एक H2O के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, एक और एसिड हम लोग लेते हैं जो बहुत ही कॉमन एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। इसके आयोनाइजेशन को हम लोग इसी तरह से लिखें तो क्या लिखेंगे, H2SO4 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, ये ब्रेक होगा किसमें, देखिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा 2H प्लस प्लस सल्फेट आयन। ठीक है, ये ब्रेक मैं कैसे कर रहा हूँ, ये पिछले क्लासेस में हमने पढ़े हैं। ठीक है, जहाँ पर हमने वैलेंसी, केमिकल फार्मूला और आयंस, रेडिकल्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो उसी बेसिस पर हम ये लिख रहे हैं कि जब सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक होगा तो इसमें दो H प्लस आयन फॉर्म होंगे और एक सल्फेट आयन, यानी एक H2SO4 के मॉलिक्यूल से दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ दो H प्लस है इसीलिए 2H2O मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा 2H प्लस से। जैसे यहाँ एक H2O एक H प्लस से रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ दो H प्लस था तो 2H2O विल रिएक्ट विथ 2H प्लस एंड इट विल फॉर्म 2H3O प्लस। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, H2SO4, फाइनली मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्वस प्लस 2H2O, इट विल गिव 2H3O प्लस प्लस सल्फेट आयन। ठीक है, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का आयनाइजेशन हो गया। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि आगे क्लासिफिकेशन के समय हम लोग डिस्कस करेंगे इस बात की। देखिए एक मॉलिक्यूल, एसिड का एक मॉलिक्यूल जितना H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा वही उस एसिड की बेसिसिटी होती है। जैसे अगर HCl को हम लोग देख रहे हैं तो ये एक H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसका एक मॉलिक्यूल एक H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए इसकी बेसिसिटी होगी 1। और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल दो H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर बेसिसिटी कितनी होगी, बेसिसिटी होगी 2। ठीक है, हालांकि आगे डिस्कस हम लोग करेंगे इसको एक बार फिर। ठीक है, अच्छा एक और एसिड करते हैं हम लोग, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HNO3। ठीक है, जितने भी कॉमन एसिड जो हमारे रिएक्शन लिखते समय बार बार आते रहते हैं उनको मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, केवल डिफिनीशन याद करना हमारा मकसद नहीं है, हम लोग को कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, इसलिए विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स हम लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड का देखिए आयनाइजेशन जब हम लोग लिखेंगे तो नाइट्रिक एसिड एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयन और नाइट्रेट आयन में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक्वस एक्वस लिख सकते हैं क्योंकि ये वाटर में फॉर्म हो रहा है। अब एक H प्लस है तो वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेगा, चेंज हो जाएगा ये H3O प्लस में, और इसको हम लोग ऐड करेंगे उसी तरह से तो क्या हो जाएगा HNO3 एक्वस प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस NO3 माइनस। ठीक है, यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल जो लिया है तीनों मिनरल एसिड्स हैं और तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव आयन Cl माइनस है लेकिन पॉजिटिव आयन क्या है H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन है। यहाँ पर भी आप देखिए नेगेटिव आयन क्या है सल्फेट आयन है लेकिन पॉजिटिव आयन क्या है H3O प्लस।
और यहाँ पर भी आप देखिए नाइट्रिक एसिड का भी आयनाइजेशन हो रहा है, तो नेगेटिव आयन नाइट्रेट आयन है, लेकिन पॉजिटिव आयन क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। तो जो पॉजिटिव आयन बन रहा है वो सिर्फ हाइड्रोनियम आयन ही है, उसके अलावा कोई पॉजिटिव आयन इसमें नहीं बन रहा है, ठीक है ना। वही चीज यहाँ लिखा गया है, ओनली पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिव आयन। व्हेनेवर एसिड मॉलिक्यूल विल आयनाइज, द ओनली पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस्ड इन एसिड सॉल्यूशन इज हाइड्रोनियम आयन। फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में इसको पूछा भी जा सकता है कि एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा पॉजिटिव आयन कॉमन होता है, मतलब किसी भी एसिड में वो आयन पाया जाएगा, तो हाइड्रोनियम आयन या फिर आप H+ आयन, ये आंसर के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक एसिड हम लोग लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं फॉर्मिक एसिड, या इसी को हम लोग कहते हैं मेथेनोइक एसिड। जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये नाम रखने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे रखा गया है मेथेनोइक एसिड, इसका नाम। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है। देखिए ऑर्गेनिक एसिड में ये H रिप्लेसेबल नहीं होता है, मतलब ये आयनाइज नहीं होगा। जो COOH वाले पार्ट में हाइड्रोजन रहता है, या आप कहें जितने COOH रहेंगे उतने ही हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। जैसे यहाँ टोटल 2 हाइड्रोजन है, लेकिन रिप्लेस होने वाला हाइड्रोजन सिर्फ ये वाला है, ये रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है। इसके आयनाइजेशन को अगर हम लोग लिखें तो HCOOH, ये आयनाइज होगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या बनेगा, देखिए ये पार्ट नेगेटिव पार्ट बनाएगा और ये H+ बाहर निकल जाएगा, H+ प्लस HCOO माइनस। मैं नाम भी लिख दूंगा इसका, ये फॉर्मिक एसिड है, जैसा अभी ऊपर मैंने बताया। ये आपका फॉर्मेट आयन है, ठीक है। और ये H+ वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और चेंज हो जाएगा H3O+, यानी हाइड्रोनियम आयन में। आगे इस इक्वेशन को हम लोग ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, HCOOH प्लस H2O, it gives H3O plus HCOO माइनस, ठीक है। तो आप देखिए कि जो हमारे मिनरल एसिड्स थे और ऑर्गेनिक एसिड्स है, इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है। मिनरल एसिड में जितना हाइड्रोजन है वो सब रिप्लेस हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ 1 हाइड्रोजन दिख रहा है HCl में, तो 1 रिप्लेस हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, 2 रिप्लेस हो गया। नाइट्रिक एसिड में 1 हाइड्रोजन दिख रहा है, 1 रिप्लेस हो गया। लेकिन फॉर्मिक एसिड को देखिए, जो ऑर्गेनिक एसिड है, इसमें 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन रिप्लेस सिर्फ COOH वाले पार्ट में जो हाइड्रोजन है वही रिप्लेस हो रहा है, यानी यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन केवल 1 है। इसी को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बेसिसिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है, बेसिसिटी इज इक्वल टू 1। अच्छा, एक मैं ऑर्गेनिक एसिड और आपके सामने बना दे रहा हूँ। ये देखिए COOH बॉन्ड COOH, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड है। अब अगर इसमें पूछा जाए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने होंगे, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, देखिए एक COH यहाँ दिख रहा है, एक COH यहाँ दिख रहा है, तो ये वाला भी रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला भी रिप्लेस हो जाएगा, यानी इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड जब भी आपके सामने हो तो आप देखेंगे COH ग्रुप को, COH ग्रुप जितने रहेंगे उतने ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस रहेंगे, ठीक है। तो ये एसिड का डिफिनीशन है और एग्जांपल्स के सहायता से हमने कॉन्सेप्ट को समझा, ठीक है ना। अब हम लोग एसिड्स को क्लासिफाई करेंगे कि जो भी हमारे आसपास में एसिड्स हैं उनको कैसे अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। अब एसिड्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। जैसे क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर हम लोग क्लासिफाई करना चाहें तो कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे पहला, हाइट के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं कि जिसका हाइट 4 फीट है या उससे ज़्यादा है।
एक कैटेगरी हो गया। दूसरा हो गया 3 फीट है या उससे ज़्यादा है, दूसरा कैटेगरी हो गया। ये एक तरीका हो गया कि हाइट के बेसिस पर। दूसरा हम लोग कर सकते हैं उनके पिछले क्लास में जो परसेंटेज हैं उसके बेसिस पर, एबव 60%, एबव 70%, एबव 80%, ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सबस्टेंस को हम लोग कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। उसी बेसिस पर एसिड्स को भी अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स मतलब जहां से उनको ऑब्टेन किया जा सकता है, जहां से वो एसिड पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पर एसिड 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं। नंबर 1 मिनरल एसिड्स और नंबर 2 है ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, अब मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? जो मिनरल्स से पाए जाते हैं, यानी अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल्स हैं। ठीक है, और वो मिनरल्स से जो एसिड मिलते हैं उनको हम लोग कहते हैं मिनरल एसिड्स। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है। अभी 3 जो एसिड मैंने लिखा था वो मिनरल एसिड के कैटेगरी में आते हैं। HCl, HNO3, H2SO4। नाम तो आपको पता चल गया होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कहाँ पाए जाते हैं? दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्स। जो प्लांट के बॉडी से पाए जाते हैं, या हम कहें प्लांट से उनको ऑब्टेन किया जा सकता है, या तो उनके फ्रूट में, या तो उनको लीव्स में। ठीक है ना, या फिर और भी बॉडीली स्ट्रक्चर, जो प्लांट के बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके किसी पार्ट से अगर वो एसिड पाया जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखिए जरा। लेमन में साइट्रिक एसिड। ठीक है, उसी तरह से टामारिंड, इमली जो होता है उसमें टार्टरिक एसिड। टोमेटो, इसमें ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्स। ये प्लांट सोर्स मैंने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा केवल प्लांट में ही पाया जाता है ना, ज्यादातर ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स एनिमल्स में भी पाए जाते हैं जो उनके डिफेंस मैकेनिज्म में उनका हेल्प करते हैं। ठीक है, डिफेंस का मतलब क्या होता है? हर एनिमल का कोई ना कोई एनिमी है। ठीक है, तो वो एनिमी से बचने के लिए उनको नेचर ने कुछ न कुछ ऐसे व्यवस्था बना के दिया है जिससे वो अपने आप को बचा सके। जैसे स्नेक है, तो स्नेक बाइट क्यों करता है? अपने आप को बचाने के लिए करता है कि जब उसको कोई मार सकता है ऐसा उसको लगता है तब वो स्नेक बाइट करता है। उसके में वेनम पाया जाता है जो उसको बचाता है। स्कॉर्पियन है, ठीक है, उसी तरह से जो एंट है, एंट में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, वो भी एक ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक का मतलब जनरली अगर समझा जाए ऑर्गेनिक एसिड कहाँ पाए जाते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में जनरली, एनिमल्स में क्या होता है? लोकोमोट करने की एबिलिटी होती है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। कोई एनिमी अटैक कर रहा है तो वो भाग सकते हैं। तो ज़्यादातर एनिमल्स में पॉइजनस सब्सटेंस या फिर हम कहें एसिड्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ में डिफेंस के लिए नेचर ने उनको एसिडिक सिक्रेशंस दिए हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं बताऊं, रेड एंट, रेड एंट में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ये फॉर्मिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड रेड एंट में पाया जाता है, ये एनिमल है। ठीक है ना, अच्छा,
तो एक्सेप्शनल मत समझिएगा, बस ये समझिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिला, मिनरल्स को छोड़ करके बाकी कहीं से मिल रहा है तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और इसको ऑर्गेनिक एसिड कहने के पीछे एक और रीजन ये है कि इन सभी एसिड में एक कॉमन ग्रुप पाया जाएगा, ये इनके स्ट्रक्चर में दिखाई देगा, COOH। ठीक है, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो सारे ऑर्गेनिक एसिड के स्ट्रक्चर में COOH पाया जाता है। तो ये आपको समझने में और आसान होगा कि जहाँ पर COOH ग्रुप पाया जाएगा वो सभी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। इसी तरह मिल्क है, देखिए मिल्क में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। मिल्क एनिमल प्रोडक्ट है और इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड, ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है। तो मैंने यहाँ पर प्लांट सोर्स जरूर लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे एसिड प्लांट में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं आपको बताऊं, एक प्लांट होता है जो जंगलों में पाया जाता है, उसके लीव्स कुछ ऐसे होते हैं। अब एग्जैक्ट तो नहीं बना रहा हूं मैं, लेकिन एक समझने के लिए आपको बस बना रहा हूं, ठीक है। और इसमें जो है इसके जो लीव्स होते हैं उसमें यही फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगर बाय द वे आप चलते चलते बाय द वे इससे आपका पैर टच हो गया या हाथ टच हो गया तो काफ़ी इरिटेशन होने लगता है। वो इरिटेशन क्यों होने लगता है, क्योंकि नेटल एक पौधा है, ठीक है, बिच्छू बूटी भी इसको कहते हैं या बिछुआ कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके पत्ते से जैसे ही कांटेक्ट होता है हमारे स्किन का, तो ये इसके पत्ते के जो हेयर्स होते हैं काफ़ी स्टिफ होते हैं और वो जो है हमारे स्किन में फॉर्मिक एसिड सिक्रीट कर देते हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाता है, काफ़ी इरिटेशन होने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक। अब इसके अगल बगल में एक प्लांट पाया जाता है, डॉग प्लांट, ठीक है, अगल बगल ही पाया जाता है। तो पुराने समय में लोग क्या करते थे कि बाय द वे इससे टच हो गया जंगलों में चलते समय, तो आसपास देखते थे कहीं डक प्लांट मिल ही जाता था। इस प्लांट के अगल बगल में ये प्लांट होता है डक प्लांट, तो डक प्लांट ले करके उसमें बेस सीक्रेट होता है, तो उसको जो है ऐसे रब कर देते थे तो वो न्यूट्रलाइज कर देता था, क्योंकि फॉर्मिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, बस वो फॉरेन सबस्टेंस होने की वजह से हमारे बॉडी में इचिंग सेंसेशन होने लगते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में स्टमक में HCl का सिक्रीशन होता है, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो सिक्रेटेड इन आवर स्टमक, ह्यूमन बीइंग के स्टमक में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स के बॉडी में भी एसिड पाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही में पाए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको एक नेचुरल सोर्स के रूप में डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बी है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन मतलब जो एसिड का मॉलिक्यूल है उसके कंपोजिशन के बेसिस पर, मतलब कौन कौन से एलिमेंट से वो बना हुआ है, इसके बेसिस पर एसिड को फिर से दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है। पहला है आपका हाइड्रो एसिड और दूसरा है आपका ऑक्सी एसिड। ठीक है, देखिए आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक एसिड, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें से कोई दे रहा है तो ऑर्गेनिक एसिड है, या फॉर्मूला में COH दिख रहा है तो ऑर्गेनिक एसिड है, इनमें से कोई दिया गया तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, मिनरल एसिड है, ठीक है ना। तो देखिए हाइड्रो एसिड्स क्या होते हैं, दे आर एसिड्स which contain hydrogen and a non-metallic element other than oxygen। मतलब
हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, एसिड है तो, और उसके साथ कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, अगर ऑक्सीजन हो जाएगा तो वो ऑक्सी एसिड वाले कैटेगरी में आएगा। मतलब हाइड्रोजन हो और उसके साथ कोई दूसरा नॉन मेटेलिक एलिमेंट हो, जैसे HCl। इसमें देखिए हाइड्रोजन आपका हो गया और नॉन मेटेलिक एलिमेंट Cl है। उसी तरह से HBr है, HI है, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उनको हम लोग कहते हैं हाइड्रो एसिड्स। ठीक है। अब दूसरा है कि ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, तो दे आर एसिड्स which contain hydrogen, oxygen and some other non-metallic element। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेंगे, उसके साथ कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट हो। जैसे भी बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखा, H2SO4। देखिए जरा, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके साथ एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट सल्फर दिख रहा है। नाइट्रिक एसिड HNO3, यहाँ नॉन मेटेलिक एलिमेंट नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है। उसी तरह से फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसमें आप देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है, उसके साथ क्या दिख रहा है हम लोग को, कार्बन दिख रहा है, जो एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। ठीक है, तो देखिए H2SO4 इज ए मिनरल एसिड एज वेल एज ऑक्सी एसिड। ठीक है, ये मत समझिएगा कि ये ऑक्सी एसिड हो गया तो मिनरल एसिड नहीं होगा, मिनरल एसिड हो गया तो ऑक्सी एसिड नहीं होगा, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन का अलग अलग तरीका है। ठीक है, तो हमको समझना होगा कि किस बेसिस पर उनको ये टाइप में रखा गया। ऑक्सी एसिड मतलब ऐसे एसिड जिनमें हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, उसके साथ कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट होगा। जैसे फॉस्फोरिक एसिड भी इसका एग्जांपल है, H3PO4। देखिए यहाँ पर फॉस्फोरस एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब जो तीसरा क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब पावर से होता है। ठीक है, और पावर इन द सेंस कि एसिड अगर कोई रिएक्शन कर रहा है तो बहुत वायलेंटली करेगा, मतलब फास्ट करेगा, तो हम कहेंगे कि उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, और ज्यादा वो तेजी से रिएक्शन क्यों करेगा, क्योंकि वो ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा होगा। H+ आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सबस्टेंस। तो पहले हमको ये समझना होगा, उसके बाद ही हम लोग कैटेगराइज करेंगे कि H+ आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, H+ आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टीज। किसी भी सबस्टेंस में अगर एसिडिक प्रॉपर्टीज है तो वो किसकी वजह से है, H+ आयन की वजह से है। ठीक है, अब अगर कोई एसिड जो है वो ज्यादा से ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर कम प्रोड्यूस कर रहा है तो वो वीक एसिड होगा। ठीक है, मतलब on the basis of strength, acids are categorized into two types, strong acid and weak acid।